तो आपने देखा प्यार से कि यहाँ पे क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा कौन कौन से औषधि आया, कौन कौन से प्रमुख है। अगर बात इसकी आएगी तो बहुत सारे औषधि आया। औषधि मतलब बहुत सारा मेडिसिन उत्पादन होता है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। मेडिसिन को औषधि बोला जाता है। पहले के टाइम में लोग औषधि ही बोलते थे, तो औषधि बना। तो मान लीजिए क्या कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत सारे मेडिसिन मतलब औषधि बना रोग के उपचार के लिए। लेकिन मैं चाहूंगा आपको कुछ ऐसे प्रमुख औषधि के बारे में बताऊं जिससे ये आपको पता चल सके कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो आर्थो डिजीज के लिए कितना खतरनाक है। ये आप जा रहा, भारत में 12 ऐसे संस्था है जहां बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा औषधि उत्पादन किए जाते हैं। 12 ऐसे संस्था है जो भारत में बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा औषधि उत्पादन किए जाते हैं। प्रेजेंट टाइम के लिए यानी वर्तमान समय के बारे में तो आपको ऐसे 30 है जो इंटरनेशनल लेवल पे 30 ऐसे संस्था है जो सिर्फ क्या करता है, औषधि तैयार करता है। किसके लिए? बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा 30 ऐसे संस्था है वर्ल्ड के लेवल पे जहां बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा प्रमुख औषधि तैयार किए जाते हैं। उस पर बात कर लेता हूं और स्टेप टू स्टेप समझाता हूं। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो आता है औषधि, उसमें नंबर 1 पे इंजीनियर्ड। इसका मीन समझिए कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन द्वारा जो है औषधि, उसमें जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन आते हैं। मतलब इंसुलिन को बायोटेक्नोलॉजी से पहले इंसुलिन के उत्पादन होता था, लेकिन वो कौन से विधि के ऊपर बात करूंगा, एक एक औषधि पे जब बात करूंगा तो डिटेल में समझाऊंगा। अभी सिर्फ आपको ये बता देता हूं कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा कौन कौन से प्रमुख औषधि है, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा कौन कौन से प्रमुख औषधि का उत्पादन हुआ। तो दूसरा में आता है जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरॉन। थर्ड आता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स क्या है? मनुष्य में जो है ना बौनापन, उसके लिए मेडिसिन बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा उत्पादन किया गया जो बौनापन खत्म कर सके मनुष्य में। इंटरफेरॉन इसलिए आया जिसके ऊपर बात करेंगे आगे चल के। 4 नंबर में आता है जिसको हम बोलते हैं वैक्सीन प्रिपरेशन। 5 नंबर में आता है मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स। फर्स्ट है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, सेकेंड है इंटरफेरॉन, 3 है ह्यूमन ग्रोथ मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स। ये 5 ऐसे मेडिसिन है जो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा उत्पाद किए गए। मैं आप ऐसे 3 और बता देता हूं, जैसे 8 है, ऐसे तो निम्नलिखित है लेकिन मैं 8 ऐसे इंपोर्टेंट मेडिसिन बताऊंगा टेक्नोलॉजी के द्वारा। जीन थेरेपी। और 8 नंबर में आता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, एंटीबायोटिक्स, जीन थेरेपी, एंटीबायोटिक्स, मोलिकुलर डायग्नोसिस, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, वैक्सीन प्रिपरेशन। मेडिसिन को देखे जिसका उत्पादन बायोटेक्नोलॉजी ने क्लियर हो सके कि ये मेडिसिन सच में बायोटेक्नोलॉजी को आने से कितना बेनिफिट हुआ फॉर ह्यूमन लाइफ। फर्स्ट मेडिसिन आता है जेनेटिकली में आपको शॉर्ट में बताऊं तो जेनेटिकली में इंजीनियरिंग ये रहेगा जो हमने आपको लिखाया था। यहाँ पे इंसुलिन के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंसुलिन रोल है। इंसुलिन का जो है ना मधुमेह रोग में उपयोग किया जाता है। मधुमेह रोग से अगर आपको मुक्ति पाना है तो इंसुलिन लेना। बात आती है कि इंसुलिन बायोटेक्नोलॉजी से पहले क्या नहीं, जानवर और सुअर को मार दिया जाता था। मार करके इसके अग्नाशय से, यानी कि सुअर और जानवर के मार देने के बाद उसके अग्नाशय में बीटा सेल होते हैं। वो बीटा सेल में क्या है, ठीक है, बीटा सेल होते हैं। मतलब जानवर और शुगर को जब हम मार देंगे तो बीटा सेल होते हैं। बीटा सेल से इंसुलिन, वो इंसुलिन को तैयार करके, और जो मनुष्य में अगर जिसे मधुमेह रोग दान हो सके, खत्म हो, वो मधुमेह रोग एलर्जी हो जाते थे ये दवाई को लेने से। अब सोचिए, आप कोई भी मेडिसिन इसलिए लेना चाहेंगे ताकि कोई भी रोग से निपट सके। हमारे शरीर में जो पहले से रोग है उससे हम निपट सके और साथ में दूसरा अन्य कोई भी रोग हमें न लिपटे, ऐसे मेडिसिन लेना चाहेंगे। लेकिन ऐसा केस यहाँ मधुमेह रोग में शुगर और जानवर के जो द्वारा जो बनाया गया इंसुलिन उससे उल्टा हो गया, एलर्जी होने लगा, इसलिए उस पर बैन लग गया। फिर बायोटेक्नोलॉजी का रोल आया। उसमें आप जानते हैं कि मधुमेह रोग को खत्म करने के लिए किस जीवाणु का उपयोग किया गया। तो मधुमेह के रोग के खत्म करने के लिए जो इंसुलिन तैयार किया गया, वो इंसुलिन में आया जो जीवाणु का नाम है एस्चेरिचिया जीवाणु। क्या है? तो ये एक सूक्ष्म जीवाणु है जिससे इंसुलिन तैयार करके मनुष्य के मधुमेह रोग से मुक्ति कराए जाते हैं। एक छोटा सा पॉलीपेप्टाइड के चेन से तैयार होता है। एक छोटा सा पॉलीपेप्टाइड के श्रृंखला है जिसको इंसुलिन कहते हैं।
और इस जो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला है, इस श्रृंखला में 2 श्रृंखला होते हैं, यानी 2 चेन होते हैं। और ये दोनों चेन में ए चेन होते हैं, बी चेन होते हैं। ए और बी में बात करें तो ए जो है इंसुलिन के जो पॉलीपेप्टाइड के जो 2 चेन होते हैं, छोटे से पॉलीपेप्टाइड बनते हैं तो 2 चेन होते हैं, उसमें से ए चेन में 21 अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं। और बी की बात करें तो इसमें 30 अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं। अब देखिए 21 अमीनो अम्ल, 30 अमीनो अम्ल होते हैं। एस्चेरिचिया जो जीवाणु के द्वारा जो इंसुलिन तैयार किया गया, क्या ये इंसुलिन को लेने से कोई भी मनुष्य के मधुमेह रोग के बाद क्या एलर्जी होगा? तो बात आता है एलर्जी नहीं होता। ये इंसुलिन के लेने से आपका रोग ठीक हो जाएंगे, एलर्जी कहीं से नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो सोचिए कि आपके हेल्थ के लिए बायोटेक्नोलॉजी कितना खतरनाक मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है। यहाँ पे बात आती है इंसुलिन। इंसुलिन तो यहाँ पे क्या है कि इंसुलिन को सिर्फ भारत में बनाया गया कि इंसुलिन को पहले भी कोई देश ट्राई किया बनाने का? तो बात आता है इंसुलिन, यानी आपने ये भी देख लिया कि इंसुलिन जो मेडिसिन है, इस मेडिसिन इंसुलिन मेडिसिन के लिए टेक्नोलॉजी के आने से क्या हुआ, इंसुलिन हुआ, लेकिन बहुत बड़ा लाभदायक है। जिस कंपनी के लिली कंपनी 1983 में ये साबित करता है कि जो एस्चेरिचिया है, एस्चेरिचिया जो जीवाणु है, उसके जीवाणु सच में उसने ये साबित किया कि इंसुलिन जो ए है और बी है। तो एली जो है कहाँ, एली जो कंपनी है अमेरिका का, वो 1983 में बताया कि इंसुलिन में जो बना वो छोटे से पॉलीपेप्टाइड के चेन से बना, पर उसमें 2 है। अब वो दोनों जो चेन है वो किससे बंधे होते हैं? तो याद रखिएगा डाइसल्फाइड से दोनों चेन बंधे होते हैं। चेन है तो ऑटोमेटिक है कि दोनों में लॉकर होगा, और दोनों में लॉकर रहेगा तभी वो सही चेन कहला भी पाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि पॉलीपेप्टाइड जो है, यानी पॉलीपेप्टाइड है तो उसमें 2 चेन है, दोनों चेन कैसे रहते हैं, जुड़े हुए बंधे होते हैं, तो बंधे जिससे होते हैं उसका नाम है डाइसल्फाइड। तो याद रखिएगा डाइसल्फाइड होता है। डाइसल्फाइड से पॉलीपेप्टाइड के चेन बंधे होते हैं, पॉलीपेप्टाइड के दोनों चेन ए और बी दोनों बंधे होते हैं। फिर अंतिम में लिली कंपनी भी बताया कि इंसुलिन के तौर पे बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो औषधि तैयार किया गया है वो बहुत ही फायदेमंद है और सभी को यूज करना चाहिए। मधुमेह को रोग को जड़ से खत्म कर सकता है, तो एक बहुत बड़ा साधन मिला। अब हम नेक्स्ट मेडिसिन पे बात करते हैं। इंटरफेरॉन को क्लियर आप ध्यान रखिएगा, एक मेडिसिन है जो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा प्राप्त की। इंटरफेरॉन के बारे में अगर कोई पूछे तो याद रखिएगा ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो छोटे से पॉलीपेप्टाइड के चेन से बने हुए होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन है क्योंकि इसके द्वारा ल्यूकीमिया जो कैंसर हो जाते हैं, उस कैंसर के इंटरफेरॉन के द्वारा मनुष्य में जो ल्यूकीमिया जो कैंसर हो जाता है उससे मुक्ति मिल सकता है इंटरफेरॉन के द्वारा। तो एक ग्लाइकोप्रोटीन है। अगर बात करें कि इंटरफेरॉन ग्लाइकोप्रोटीन है तो इसके आणविक भार कितना होता है? तो याद रखिएगा 20,000 डाल्टन होता है। 20,000 डाल्टन होता है। इसका क्या होता है? 20,000 डाल्टन क्या होता है? आणविक भार होता है। एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है इंटरफेरॉन, याद रखिएगा इंटरफेरॉन का एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका 20,000 डाल्टन होता है अनुभार, और ये ल्यूकीमिया कैंसर के उपचार है बहुत ही धांसू जो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं इंटरफेरॉन। अब नेक्स्ट मेडिसिन पे बात कर लेते हैं जिसका नाम है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। मैं बात करूंगा ह्यूमन ग्रोथ। फुल एनर्जी के साथ मेरा क्लास, और मैं चाहता हूं फुल एनर्जी के साथ हर एक वर्ड पे बात करूं और आपको एक एनर्जेटिक क्लास दे सकूं। इसीलिए आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, एक्सप्लेन मिसिंग हो जाता है उसको आप अपने सच बड़ा, यहाँ पे लॉजिक का बहुत बड़ा पॉइंट है और जानना सभी को चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट। ह्यूमन ग्रोथ क्या है? एक बौनापन खत्म करने का विधि है। मानव जीवन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, एक नया रोग बन गया उभरा जिसका नाम पड़ा बौना। अब ये बौना अक्सर मनुष्य में होने लगा बौनापन, लेकिन बौनापन का कोई उपचार नहीं आ रहा था। बायोटेक्नोलॉजी हमारे लिए ब्रह्मा अस्त्र के समान है। वो बायोटेक्नोलॉजी आया और एक ही बार में, मैंने बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे लिख देता हूँ, बायोटेक्नोलॉजी आया और तैयार किया क्या? बौनापन खत्म करने का विधि। और आज बौनापन सच में खत्म भी हो चुका है, 9 के बराबर, और बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा संभव हो पाया, जिसको ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। बौनापन खत्म करने का क्या वृद्धि हार्मोन तैयार किया गया। लेकिन बात यहाँ पे ये आता है कि आपको जो मैंने दूसरा नंबर में इंटरफेरॉन जो बताया था उसमें एक चीज और बता देता हूँ। उसका नाम है IFN
अल्फा, दूसरा है IFN बीटा और तीसरा है IFN गामा। याद रखिएगा। इंटरफेरॉन को तीन मेडिसिन तैयार किया। इंटरफेरॉन का मॉडल 3 बना दिया। इंटरफेरॉन का ये 3 जो मॉडल है ये बहुत बड़ा एग्जाम में रोल करता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरॉन का कभी भी बोलेगा कि कितने पार्ट बनाया, तो 3। वैक्सीन प्रिपरेशन, राइट। वैक्सीन प्रिपरेशन में आपको बता दूं कि बायोटेक्नोलॉजी ने वैक्सीन में बहुत धांसू वैक्सीन को लाया, टीका को लाया। अगर बात करूं तो आपको बता देता हूं HIV टीका, HIV हुआ, हेपेटाइटिस हुआ, हेपेटाइटिस टीका, मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, हेपेटाइटिस हुआ, मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ और हेपिस, HIV, हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू। प्रिपरेशन के बाद जो मेरा 5 है मेडिसिन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, उसका नाम है मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स। ये मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स है, इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। मोनोक्लोनल जो एंटीबायोटिक्स है इसके बारे में बात करूं, हाइब्रिडोमा। अब मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स है उसमें हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किए जाते हैं। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के द्वारा मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक देता हूं कि हाइब्रिडोमा एक सेल है। हाइब्रिडोमा एक क्या है? सेल है। इस सेल के द्वारा एक विशिष्ट प्रकार के एंटीबायोटिक्स तैयार किए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स तैयार किए जाते हैं। हाइब्रिडोमा एक सेल है जिसके द्वारा विशिष्ट प्रकार के एंटीबायोटिक्स तैयार किए जाते हैं। इस एंटीबायोटिक्स को तैयार करने का जो मेन पॉइंट है, मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स में हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के द्वारा होते हैं। पर मैं आपको बता देता हूं कि हाइब्रिडोमा एक सेल है जिसमें विशिष्ट प्रकार के एंटीबायोटिक्स तैयार किए जाते हैं। हाइब्रिडोमा जैसे में एलर्जी हो गया किसी में, कैंसर हो गया किसी में, मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स होना इंपॉर्टेंट है, वरना एलर्जी और कैंसर और वायरस से बचना डिफिकल्ट कर देगा। एंटीबायोटिक्स के द्वारा एलर्जी, कैंसर और वायरस, कौन कौन से कैंसर, कौन कौन से एलर्जी, कौन कौन से वायरस है, इसको हम पहचान पाते हैं तो मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स से पहचान पाते हैं। इसीलिए एंटीबायोटिक्स को आना, उत्पादन करना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम नेक्स्ट जो है हमारा मेडिसिन, जीन थेरेपी। आप समझते हैं कि जीन थेरेपी क्या है? जीन थेरेपी का मतलब होता है कि जो जीन दोष रूप है, जो जीन दोषपूर्ण है, जो जीन दोषपूर्ण है उसके उपचार के लिए, उसको ठीक करने के लिए जीन थेरेपी का आना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जीन थेरेपी नहीं होता तो जीन जो भी है, जो दोषपूर्ण जीन है, उसकी उपचार नहीं हो पाता। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बता देता हूँ। 1919 में एक 4 इयर्स के गर्ल में, मतलब 1990 में 4 इयर्स के गर्ल में एक कमी आ गया था, ADA की कमी आ गया था। उस कमी को दूर करने के लिए जीन थेरेपी का बहुत बड़ा भूमिका था कि बायोटेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल है कि कैसा कैसा विपन्स तैयार कर दिया है फॉर ह्यूमन लाइफ के लिए। और वो 4 साल के, जो 4 वर्षीय जो लड़की थी, उसमें ADA की कमी को पूरा किया गया जीन थेरेपी के द्वारा। अगर आप बोलेंगे कि ADA क्या है, तो एडिनोसाइन डिफिशियंसी या जीनोथेरेपी के द्वारा। इस तरह से अनेकों है जहाँ पे जीन की प्रॉब्लमों के, जीन से रिलेटेड, DNA से रिलेटेड समस्याओं का समाधान करने के लिए जीन थेरेपी बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो उत्पादन किए गए वो बहुत कारगर है और कामयाब है। आगे जो मेडिसिन है उस पर बात कर लेता हूँ। बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा दिया गया एंटीबायोटिक्स इसलिए आना इंपॉर्टेंट हुआ। एंटीबायोटिक्स में क्या है कि जैसे जीवाणु के वृद्धि, अगर एंटीबायोटिक्स नहीं रहता तो जीवाणु की वृद्धि को हम रोक नहीं सकते हैं। एंटीबायोटिक्स में जीवाणु के वृद्धि को रोक सकते हैं और जीवाणु को खत्म कर सकते हैं। जीवाणु को खत्म करना है, जीवाणु की वृद्धि को स्टॉप करना है, तो एंटीबायोटिक्स का होना बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर एंटीबायोटिक्स नहीं रहेगा तो वो जीवाणु खत्म नहीं होगा, उसकी वृद्धि स्टॉप नहीं हो पाएगा। तो एंटीबायोटिक्स द्वारा जीवाणु खत्म भी हो जाएगा, वृद्धि भी रुक जाएगा। पर मैं इसमें चाहूँगा कि आपको एक ऐसे एंटीबायोटिक्स के नाम बताऊँ जो किस जीव के द्वारा आता है। तो देखिए, जीव का नाम है पेनिसिलियम
पेनिसिलियम क्रोसोजोनम, ये जीव है, इससे जो तैयार होता है एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन तैयार होता है एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स तैयार होता है। इस तरह से अगर बात करूं तो एक तो हम बता रहा हूं जीव के बारे में, ऐसे बहुत सारा है, बहुत डिफरेंट टाइप के जीव है जिससे एंटीबायोटिक्स तैयार किए जाते हैं जीवाणु के वृद्धि को रोकने के लिए और जीवाणु को खत्म करने के लिए। वो जीवाणु को खत्म करने के लिए जिससे हमारे एग्रीकल्चर का डर है और हमारे मानव जाति की डर है, मानव जाति को डर है, उस जीवाणु को वृद्धि और उसको खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स का उपयोग करते हैं, एंटीबायोटिक्स तैयार करते हैं। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन ये ऐसे एंटीबायोटिक्स है जो लास्ट है 8 मेडिसिन उसके ऊपर। और फिर आप आएंगे तो 8 में आता है कि कूलर्स, मोलिकुलर्स डायग्नोसिस, डायग्नोसिस आपको बात बता देता हूँ डायग्नोसिस के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा दिया गया है। इसमें मूत्र के विशेषण को क्लियर करता है। जैसे मान लीजिए किसी कारणवश किसी में मूत्र रुक गया, सर्जन को बात करूं तो एक्सक्रिएशन कहते हैं इंग्लिश में। अगर एक्सक्रिएशन की क्रिया बंद हो गया कोई मनुष्य में तो डायग्नोसिस के द्वारा दूर कर सकते। डायग्नोसिस बहुत सारे कैंसर के रोग को भी पहचानने में हेल्प करता है, HIV रोग को भी पहचानने में हेल्प करता है, किसी में एड्स हो गया उसको भी डिजीज को पहचानने में डायग्नोसिस का बहुत बड़ा उपयोग किया जा रहा है। जहां डिजीज को पहचानने में डायग्नोसिस ट्रेंडिंग बन गया। डायग्नोसिस में ये, डायग्नोसिस में बहुत बड़ा रोल किसका हुआ तो हाइब्रिडोमा जो था, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, उसमें हाइब्रिडोमा जो हमने सेल की बात की उसका, उस सेल का बात यहाँ पे डायग्नोसिस में भी बहुत बड़ा रोल होता है। जहाँ पे मोलिकुलर्स डायग्नोसिस जो है उसमें हाइब्रिडोमा विशिष्ट एंटीबायोटिक्स उसके द्वारा डायग्नोसिस में भी बहुत बड़ा रोल होता है। डायग्नोसिस भी वहाँ तक पहुँच जाती है। स्टेप टू स्टेप जाना समझा, अगर आपको लगे कि इसी तरह से जानना और समझना चाहिए, हाई एनर्जेटिक वीडियो आ सके फॉर यू, और मैं इसी तरह से बायोलॉजी के जो मेन पॉइंट है, जो सीक्रेट पॉइंट है, उस सब पर एक्सप्लेन। लव यू फॉर ईच अदर। आपने प्यार से समझा, प्यार से देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच।